वेलकम टू स्टोरी टेलिंग स्पॉट। आज हम वो ड्रामा फिल्म एनिमी एट द गेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यह फिल्म एनिमी एट द गेट्स द बैटल फॉर स्टालिनग्राड पुस्तक पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत 1942 में होती है, जब जर्मनों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर हमला किया था। एक रेड आर्मी सिपाही जिसका नाम वासिली ज़ैतसेव है, ट्रेन से स्टालिनग्राद जा रहा है। वह याद करता है कि कैसे उसके दादा ने उसे शिकार करते समय राइफल चलाना सिखाया था। ट्रेन में उसके साथ कई अन्य सैनिक और कुछ आम लोग भी हैं, जिनमें एक महिला तान्या चेरनोवा भी शामिल है, जिसे वासिली नोटिस करता है लेकिन बात नहीं करता। यात्रा के दौरान आम लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, जबकि सैनिकों को सीधे स्टालिनग्राद की लड़ाई में उतार दिया जाता है। मोर्चे तक पहुंचने के लिए उन्हें नाव में चढ़ना पड़ता है, लेकिन दुश्मन इस मौके का फायदा उठाकर उन पर बम और गोली चलाने लगते हैं। कई सैनिक मारे जाते हैं और कुछ पानी में कूदकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही अधिकारी उन्हें भगोड़ा समझकर गोली मार देते हैं। जब वे डॉक तक पहुंचते हैं तो केवल आधे सैनिकों को राइफल मिलती है, बाकी को गोलियां दी जाती हैं और कहा जाता है कि वे हथियार वालों का पीछा करें। उन्हें आत्मघाती हमले के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे जर्मन आसानी से नाकाम कर देते हैं। वासिली, जिसे केवल गोलियां मिली थीं, जमीन पर लेटकर और मरे होने का नाटक करके बच जाता है। जो सैनिक भागने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनके अपने ही साथी कायर और गद्दार समझकर गोली मार देते हैं। जल्द ही पूरा क्षेत्र लाशों से भर जाता है और कोई भी जीवित नहीं दिखता। कुछ समय बाद एक कार उस क्षेत्र से गुजरने की कोशिश करती है, लेकिन एक बड़ी गोली उसे गिरा देती है। फिर एक आदमी जिसका नाम कमिसार दानोव है, उसमें से निकलता है और जल्दी से एक फव्वारे में छिपकर मरे होने का नाटक करता है। कुछ जर्मन सैनिक आते हैं और लाशों पर गोली चलाकर सुनिश्चित करते हैं कि कोई जीवित न हो। जब वे चले जाते हैं तो दानोव एक मरे हुए सैनिक की राइफल उठाता है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती। फिर उसे पता चलता है कि वह फव्वारे में अकेला नहीं है, वासिली भी वहां छिपा हुआ है। वासिली राइफल मांगता है और उसमें अपनी गोलियां भरता है। वह दानोव से कहता है कि गोली चलाने से पहले एक विस्फोट का इंतजार करें, क्योंकि दानोव को बंदूक चलाना नहीं आता। जब और सैनिक आते हैं तो वासिली अपनी उत्कृष्ट निशानेबाजी से उन्हें मार गिराता है। बाद में उन्हें बचाकर उनके बेस पर ले जाया जाता है। दानोव वासिली की बहादुरी की तारीफ करते हुए कुछ कागजात बनाता है। कई दिनों बाद चेयरमैन निकिता ख्रुश्चेव स्टालिनग्राद आते हैं ताकि शहर की रक्षा में मदद कर सकें, जो स्टालिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब चेयरमैन ख्रुश्चेव सुनते हैं कि उन्होंने फिर से हार का सामना किया, तो वे बहुत नाराज होते हैं। वे सैनिकों से मनोबल बढ़ाने के लिए नए विचार पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर सैनिक वही पुराने तरीके सुझाते हैं जो काम नहीं करते। दानोव के पास एक अलग विचार होता है। उनका मानना है कि सजा देने की बजाय उन्हें उम्मीद देनी चाहिए। उन्हें एक हीरो बनाना चाहिए और लोगों को अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके पास इस काम के लिए सही हीरो है। दानोव का विचार स्वीकार कर लिया जाता है और उन्हें सीनियर लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया जाता है। अब वासिली का चेहरा अखबार में एक उदाहरण के रूप में दिखाया जाता है। उन्हें स्नाइपर डिवीजन में प्रमोट किया जाता है। इसके बाद वासिली रूसी सेना का चेहरा बन जाते हैं, एक राष्ट्रीय हीरो और प्रचार प्रतीक। उनकी उपलब्धियों को सेना के अखबार के हर संस्करण और पूरे देश में पैम्फलेट्स में दिखाया जाता है। एक दिन एक मिशन के दौरान वासिली और उनकी टीम को एक छोटे लड़के साशा फिलिपोव द्वारा पाया जाता है, जो वासिली का प्रशंसक है। वह उन्हें अपने साधारण घर में आमंत्रित करता है, जहां उसकी मां मिसेज फिलिपोव उनके लिए भोजन तैयार करती हैं ताकि उनके देश के लिए उनके योगदान के लिए धन्यवाद दे सके। उनके आने के तुरंत बाद दानोव भी वहां पहुंचते हैं और वासिली के प्रशंसकों के पत्र लाते हैं, जो पूरे देश से आए हैं। उम्मीद और प्रचार योजना को बनाए रखने के लिए दानोव वासिली को उन सभी पत्रों का जवाब देने के लिए कहते हैं, खासकर क्योंकि उन्हें वासिली की वर्तनी में मदद करनी पड़ती है। कुछ समय बाद तान्या, ट्रेन वाली लड़की, वहां पहुंचती है। वह साशा की तरह एक बहन है और स्थानीय मिलिशिया में एक प्राइवेट बन गई है। वह जर्मन भाषा में निपुण है क्योंकि उसने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। दानोव उसे भर्ती करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जर्मन समझने वाले अधिक सैनिकों की जरूरत है, लेकिन तान्या वहीं रहकर लड़ना चाहती है, खासकर क्योंकि स्थानीय मिलिशिया में सैनिकों की कमी है। वह अपना मन बदलती है जब दानोव उसे समझाते हैं कि वह जर्मन इंटेल को डिकोड करके कितनी मदद कर सकती है और कि वह हर जर्मन बोलने वाले व्यक्ति के बदले 1 दर्जन सैनिक भेजेंगे। इस बीच जर्मन सेना वासिली और उनकी स्नाइपर्स टीम द्वारा उनके रैंकों में हो रहे नुकसान से परेशान हो रही है। इसलिए वे मेजर इरविन कोनिक को बुलाते हैं, जो एक प्रसिद्ध निशानेबाज और जर्मन सेना स्नाइपर स्कूल के प्रमुख हैं।
उनका काम है वासिली को मारना। कोनिग एक योजना तैयार करते हैं ताकि वासिली उनके पास आए, बजाय इसके कि वे उसका पीछा करें। कुछ घंटों बाद वासिली को उनकी टीम द्वारा एक झपकी से जगाया जाता है। क्योंकि डिपार्टमेंट स्टोर क्षेत्र में कुछ समस्या है, वासिली एक खिड़की में परछाई पर गोली चलाता है और एक हेलमेट गिर जाता है। यह सोचते हुए कि उन्होंने अपने लक्ष्य को मार दिया है, वह लुडा को लेकर शरीर खोजने निकलता है। जैसे ही वे वहां से जाते हैं, उनका साथी गोली मारकर मारा जाता है। वे दोनों डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर घुसते हैं और खिड़की तक चुपके से पहुंचते हैं, केवल यह जानने के लिए कि जो आकार उन्होंने देखा था वह एक पुतला था जिसे स्नाइपर जैसा दिखाने के लिए सजाया गया था। यह स्पष्ट रूप से एक जाल था और जब वासिली को जमीन पर एक सिगरेट का टुकड़ा मिलता है तो वह समझ जाता है कि उनका दुश्मन अभी भी वहीं है और उन्हें देख रहा है। वह सोचता है कि उन्हें आसानी से रहना चाहिए और छिपे रहना चाहिए जब तक कि वे भागने की सही योजना नहीं बना लेते। लेकिन जब विमान आने लगते हैं और बमबारी करने लगते हैं, लुडा डरकर भाग जाती है, जिससे कोनिग को उसे गोली मारने का पूरा मौका मिल जाता है। लेकिन वासिली कोनिग के उसे मारने से पहले ही भाग जाता है। कोनिग अपने छुपने की जगह पर वापस लौटता है, जहां साशा उसका जूता साफ करता है। साशा मासूम दिखने का नाटक करता है, लेकिन वासिली की जानकारी के बदले कोनिग को जानकारी दे रहा होता है ताकि मेजर उस पर भरोसा करे और उसके ठिकाने की जानकारी साझा करे। जब रेड आर्मी को पता चलता है कि जर्मन कोनिग का उपयोग कर रहे हैं, तो वे उसके पूर्व छात्र कुलिकोव को वासिली को सिखाने के लिए लाते हैं कि कोनिग कैसे सोचता है और उसे मारने में मदद करता है। फील्ड में लौटने से पहले वासिली को उसके सम्मान में एक विशेष पार्टी में भाग लेना पड़ता है। तान्या से मिलकर अभिवादन करने के बाद उसे ख्रुश्चेव पत्रकारों से मिलने, सवालों का जवाब देने, तस्वीरें खिंचवाने और एक विशाल स्टालिन पेंटिंग देखने के लिए खींच लेते हैं, क्योंकि ख्रुश्चेव के अनुसार वह हमेशा अपने देश पर नजर रखते हैं। पेंटिंग देखकर वासिली को फिर से याद आता है कि उसके दादा ने उसे शूटिंग सिखाई थी। यह पता चलता है कि वह अपनी पहली गोली से चूक गया था और उस वजह से भेड़िया उनके घोड़े तक पहुंच गया था और उसे खा गया था। कुछ दिनों बाद वासिली, कुलिकोव और स्नाइपर टीम का एक और सदस्य वलोडिया एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें बताया गया था कि वे कोनिग को पा सकते हैं। वे जितना हो सके उतना सावधानी से घुसते हैं और एक शूटिंग पोजीशन में एक शरीर पाते हैं जो पिछले जाल जैसा ही होता है। इसका मतलब है कि वे सही रास्ते पर हैं। एक खुले क्षेत्र को पार करते हुए और दुश्मन की सभी गोलियों से बचते हुए वे दो अलग अलग मरम्मत करने वालों को मारने में सफल हो जाते हैं, इससे पहले कि रात का खाना हो। वलोडिया अपने साथियों को छोड़कर कुछ समय के लिए दूसरे कमरे में गर्म कर रहे सूप को लेने जाता है, लेकिन रास्ते में पकड़ा जाता है। कोनिग और उसकी टीम वलोडिया से वासिली का ठिकाना पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वलोडिया कुछ नहीं बताता तो वे उसे अपने आदमी की तरह तैयार करके भेज देते हैं ताकि वह एक और मरम्मत करने वाला दिख सके। कुलिकोव, बिना जाने कि यह वलोडिया है, उसे तुरंत मार देता है, जिससे उनकी जगह का पता चल जाता है। जब कुलिकोव खिड़की पर एक हेलमेट दिखाता है तो दुश्मन उस पर गोली चलाकर अपनी जगह भी बता देगा। कोनिग इस जाल में नहीं फंसता, इसलिए दोनों दूसरी जगह जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे फर्श के खुले हिस्से को पार करते हैं, कोनिग मौका पाकर कुलिकोव को गोली मार देता है, जबकि वासिली सुरक्षित बच निकलता है। वासिली और कोनिग के बीच यह लगातार पीछा बहुत लंबा खिंच रहा है और अधीर ख्रुश्चेव अब दानोव पर दबाव डालने लगे हैं। उनकी बैठक के बाद दानोव तान्या से मिलने जाते हैं और उन्हें उपहार देकर रिझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तान्या उन्हें आश्चर्यचकित करती है जब वह अपना स्थानांतरण चाहने की बात कहती है। कुछ घंटे बाद वासिली मुख्यालय लौटता है और उसका मूड अच्छा नहीं होता। उसने आज जैसा निशाना पहले कभी नहीं देखा और सोचता है कि कोनिग उसे हराने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दानोव उसे वादा करते हैं कि उन्हें नई जानकारी मिल रही है और अगली बार वासिली एक या शायद उससे भी ज्यादा कदम आगे रहेगा, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह एक एहसान मांगते हैं। वह चाहते हैं कि वासिली तान्या से बात करके उसे स्थानांतरण की मांग न करने के लिए कहे। जब वासिली तान्या से बात करने की कोशिश करता है तो तान्या बताती है कि उसने स्थानांतरण की मांग इसलिए की क्योंकि सुबह उसे पता चला कि उसके माता पिता उन कैदियों में थे जिन्हें जर्मनों ने मार दिया था और वह वहां जाकर लड़ना चाहती है। उसकी प्रतिशोध की भावना को समझते हुए वासिली उसे कुलिकोव की राइफल दे देता है। साशा से जानकारी मिलने के बाद कोनिग और वासिली दोनों उसी परित्यक्त इमारत में जाते हैं, सोचते हैं कि वे एक दूसरे को चौंका देंगे। कोनिग एक ऊंचे मंच पर इंतजार करता है, जबकि वासिली और उसका स्नाइपर साथी अंदर घुसकर पाइपों के पीछे छिप जाते हैं। पाइपों के हिलने से कोनिग को उनकी स्थिति का पता चल जाता है।
जैसे ही दोनों हिलने की कोशिश करते हैं, कोनिक उन पर गोली चला देता है, जिससे वासिली की राइफल गिर जाती है और उसका साथी घायल हो जाता है। वासिली अपने साथी को मुख्यालय वापस भेजता है क्योंकि वह उस हालत में कुछ नहीं कर सकता और वासिली अपनी राइफल को वापस पाने की कोशिश करता है। वह एक चाकू से रस्सी बांधकर उसे राइफल की ओर फेंकता है ताकि उसे खींच सके, लेकिन जब वह सही तरीके से इसे कर पाता है तो कोनिग एक सटीक गोली मारकर रस्सी को काट देता है। जब कुछ जर्मन विमान बम गिराते हैं तो वे कांच की छत को तोड़ देते हैं और कुछ टुकड़े वासिली के सामने गिर जाते हैं, जिससे कोनिग को उसका चेहरा पूरी तरह से दिखाई देने लगता है। मुख्यालय में दानोव तान्या को लड़ाई न करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी क्षमताएं बौद्धिक क्षेत्र में अधिक मूल्यवान है। उनकी बहस को लौटते हुए स्नाइपर द्वारा बाधित किया जाता है, जो उन्हें बताता है कि क्या हुआ। तान्या बिना किसी हिचकिचाहट के उसी पाइप मार्ग से वासिली की मदद के लिए जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उसे देखता है, वासिली उसे वहीं रुकने और उसकी योजना का पालन करने के लिए कहता है। जिस तरह कोनिग उसे कांच के माध्यम से देख रहा था, वासिली ने भी एक कांच के टुकड़े का उपयोग कर उसे देख लिया है और अब वह उसकी स्थिति जानता है। वह तान्या से कहता है कि वह एक और कांच का टुकड़ा उठाए और उसे तब तक घुमाए जब तक कि प्रकाश उस पर परावर्तित होकर कोनिग को अंधा न कर दे, जिससे वासिली को सुरक्षित रूप से अपनी राइफल वापस पाने और गोली चलाने का मौका मिल सके। वह कोनिग को मारने में सफल नहीं हो पाता, लेकिन उसके हाथ को घायल कर देता है। बाद में जब वासिली और तान्या मुख्यालय लौटते हैं तो वे अन्य सैनिकों के साथ जीवित रहने का जश्न मनाते हैं और बाद में वे कम्युनल बेडरूम के बीच में कवर के नीचे छिपकर प्रेम करते हैं। अगले सुबह वासिली दानोव से विनती करता है कि वह उसके बारे में लिखना बंद कर दे। वह इस बोझ को और नहीं सह सकता और एक सामान्य सैनिक की तरह लड़ना चाहता है। दानोव इसे स्वीकार नहीं करते और वासिली को बुरा महसूस कराने के लिए साशा को लाते हैं, जो उसे दिखाता है कि वह कोनिग से जानकारी पाने पर कितना गर्वित है। बच्चे की आंखों में इतनी उम्मीद देखते हुए वासिली ना नहीं कह पाता और साशा को उसे उस क्षेत्र में ले जाने की अनुमति देता है जहां कोनिग उसका इंतजार कर रहा होगा। जमीन पर लाशें बिछी हुई हैं, इसलिए वासिली उनके बीच छिप जाता है और कोनिग के प्रकट होने का इंतजार करता है। लेकिन एक समस्या होती है, वह वहां इतना समय इंतजार करता है कि उसे नींद आ जाती है। जब कोनिग अंततः उसे अपने छिपने के स्थान से देखता है तो वह उसे गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक एक लूटपाट करने वाला सैनिक उनके बीच आ जाता है और वासिली के शरीर को जैसे वह मरा हो हिलाने लगता है और आसानी से उसके सारे सामान चुरा लेता है। जर्मन सेना इस सैनिक को पकड़ लेती है और पाती है कि उसने वासिली का पहचान पत्र चुरा लिया है, जिससे उन्हें लगता है कि वासिली मर चुका है। कोनिग इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन उसे वैसे भी वापस भेज दिया जाता है क्योंकि वह वासिली के जीवित होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। कोनिग फिर से साशा से बात करता है और संदेह व्यक्त करता है कि क्या हो रहा है और उसे बताता है कि उसका अगला स्थान कहाँ होगा। रूसी मुख्यालय में क्रुश्चेव को पता चलता है कि जर्मन वासिली की मौत की खबर फैला रहे हैं और वह दानोव पर नाराज हो जाते हैं, जो इस पर विश्वास नहीं करते। क्रुश्चेव को परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं। वह चाहते हैं कि दानोव अपनी लेखनी से जनता को आश्वस्त करें कि सब ठीक है। बाद में दानोव तान्या से बात करने की कोशिश करते हैं कि वह उनके घर जा सकती है, लेकिन वे रुक जाते हैं जब लाउडस्पीकर पर वासिली की मौत की घोषणा होने लगती है। दानोव वासिली की मौत को एक हीरो के रूप में लिखने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसी क्षण वासिली खुद वापस आ जाता है। वह समझाता है कि वह सो जाने के कारण गोली चूक गया और उसे एक आदमी से छिपना पड़ा जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए दानोव उसका स्थानांतरण स्वीकार कर लेते हैं। वासिली तान्या के बारे में पूछता है। साशा बताता है कि उसने तान्या को बताया कि वह जीवित है, इसलिए वह कोनिग को ढूंढने और बदला लेने के लिए स्टेशन चली गई। दानोव और वासिली उसे बचाने के लिए स्टेशन की ओर भागते हैं। जब वे उसे पाते हैं तो वासिली और तान्या एक दूसरे को चूमते हैं, जिससे दानोव बहुत जलन महसूस करता है। मुख्यालय लौटने पर वासिली के वीरता के बारे में रिपोर्ट लिखने के बजाय दानोव सबको बताता है कि वासिली एक गद्दार है। उन्हें नहीं पता कि कोनिग ने उन्हें स्टेशन पर देख लिया है और अब वह सुनिश्चित है कि साशा ने जानकारी साझा की है, इसलिए वह साशा को पकड़कर पोल पर लटका देता है ताकि वासिली को फंसाया जा सके। तान्या लगभग धोखा खा जाती है जब वह साशा का शरीर देखती है, लेकिन वासिली उसे रोकता है और कहता है कि यही कोनिग चाहता है। वे एक योजना बनाते हैं। वासिली कोनिग का पीछा करेगा, जबकि तान्या दानोव से एक एहसान मांगेगी। वे मिलकर श्रीमती फिलिपोव के पास जाते हैं ताकि उन्हें विशेष पास के साथ देश छोड़ने में मदद मिल सके। दानोव ने व्यवस्था की है।
श्रीमती फिलिपोव साशा के बिना जाने को तैयार नहीं है। उन्हें परेशान करने के बजाय, यह बताने के बजाय कि साशा मर चुका है, वे कहते हैं कि वह जर्मनों के साथ शामिल हो गया है। श्रीमती फिलिपोव को इस पर कोई दोष नहीं लगता और वे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। नाव की ओर जाते समय एक बम पास में फटता है, जिससे तान्या घायल हो जाती है। दानोव सोचता है कि तान्या मर चुकी है और वहां से चला जाता है, लेकिन श्रीमती फिलिपोव जिद करती हैं। वह एक डॉक्टर को विशेष पास का उपयोग करके और तान्या को अपनी बेटी बताकर उसे नाव पर चढ़ने देने के लिए मनाती है। वासिली और कोनिग एक दूसरे की स्थिति का पता लगाए बिना आमने सामने होते हैं। अचानक दानोव वासिली के पास आता है। अब जब तान्या मर चुकी है तो दानोव को लगता है कि उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है और वह मानता है कि मानवता को बचाना बेकार है। वासिली के बारे में जो झूठ उसने कहा था, उसकी भरपाई के लिए वह खुद को बलिदान कर देता है। वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आता है ताकि कोनिग उसे गोली मार सके और अपनी स्थिति प्रकट कर सके। वासिली तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, इसलिए कोनिग सोचता है कि उसने वासिली को मार डाला है और वह शरीर की जांच करने के लिए बाहर आता है। वासिली आधे रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही वासिली अपनी राइफल तानता है, कोनिग अपनी टोपी उतारकर अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। वासिली उसे मारने के बाद कोनिग की राइफल लेता है और उसे दानोव के शरीर के पास छोड़ देता है। 2 महीने बाद जब जर्मनों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, वासिली को तान्या का एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वह जीवित है और एक फील्ड अस्पताल में उसकी देखभाल की जा रही है। जब शहर यात्रा के लिए सुरक्षित हो जाता है तो वासिली पत्र पर दिए गए पते पर जाता है और युगल खुशी खुशी फिर से मिल जाते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।